Hey learners, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to cover Payment of Wages Act 1936. If you are new to my channel, please subscribe it and hit the like button. This act came into force on 23rd April 1936. इसके मेन ऑब्जेक्टिव है जिन एम्प्लॉयज पर ये एक्ट अप्लाई होता है उनको रेगुलर और टाइम से पेमेंट मिले, वेजेस टाइम से मिले, कोई अनऑथराइज्ड डिडक्शन या ऑथराइज्ड डिडक्शन हो सकता है लेकिन अनऑथराइज्ड डिडक्शन ना हो। एंश्योर मिनिमम वेजेस आर टू बी पेड, जितना भी मिनिमम वेजेस है कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को। और अगर किसी की वेजेस में से इलीगल डिडक्शन हो गया है तो उसको वो कैसे क्लेम करेगा, पूरा प्रोसीजर इस एक्ट में दिया गया है। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। शॉर्ट टाइटल है इसका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। किन लोगों पर ये एक्ट अप्लाई होता है? फैक्ट्री में जिन भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रेलवे में जितने लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दिया गया है डायरेक्टली और थ्रू अ सब कॉन्ट्रैक्टर, सबके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहेगी किसी भी क्लास ऑफ पर्सन्स के ऊपर या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट अप्लाई करना चाहती है तो वो 3 मंथ का नोटिस देगी ऑफिशियल गैजेट में, उसके बाद ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। The act applies to wages payable to an employed person in respect of wages period in such wages for that wages period do not exceed 24,000 per month। जितने भी लोगों को, जितने भी एम्प्लॉयज को 24,000 से कम उनके वेजेस हैं तो उनको उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा। अगर 24,000 से ज़्यादा है किसी के भी तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा और इसका रिवीजन हर 5 इयर्स में होगा। सेक्शन 2 है हमारा डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें 4 चीज़ें आती हैं, जो भी स्टैब्लिशमेंट है, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस और माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, इनसे रिलेटेड जितने भी स्टैब्लिशमेंट होंगी उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनके अलावा जितने भी केसेस होंगे उनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट। एम्प्लॉयड पर्सन क्या है? अगर कोई एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो गई है तो उस केस में अगर उसके वेजेस बचते हैं, वेजेस जितना भी उसने काम किया है उसके वेजेस नहीं दिए गए हैं एम्प्लॉयर के द्वारा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा उसको वो पैसे दिए जाएंगे। तो उस केस में एम्प्लॉयड पर्सन वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। और अगर एम्प्लॉयर के केस में अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो गई है और कुछ डिसीजन लेना है तो तब जब तक दूसरा एम्प्लॉयर नहीं आता है तब तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही एम्प्लॉयर माना जाएगा। फैक्ट्री की डेफिनेशन फैक्ट्री एक्ट 1948 में दी रखी है। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट क्या होते हैं? कोई भी ट्रैमवे सर्विस है या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा रहा है, या फिर एयर ट्रांसपोर्ट है, ये सब इंडस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन वो मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट नहीं होने चाहिए, मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होने चाहिए। इनके अलावा जितने भी ट्रांसपोर्ट है वो इंडस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आते हैं। डॉक, वार्फ और जेटी, जो भी जहाज घाट है वो भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आता है। इनलैंड वेसल्स, जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है मैकेनिकली प्रोपेल्ड, तो वो भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आएगा। माइन, क्वेरी और ऑयल फील्ड से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो सब एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आएंगे। प्लांटेशन, वर्कशॉप, जहाँ पर भी काम कराया जा रहा है, कोई भी आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, उसको विद अ व्यू टू देयर यूज, ट्रांसपोर्ट और सेल करने के लिए, तो उसको भी हम एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट इन विच एनी वर्क रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डेवलपमेंट, किसी भी बिल्डिंग या रोड, ब्रिज या कैनल बनाया जा रहा है, कहीं पर भी उसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है या मेंटेनेंस किया जा रहा है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ही आएंगे। नेविगेशन एंड इरिगेशन, वाटर सप्लाई हो रही है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है
उसको जनरेट किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये सारे केसेस आएंगे हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अब वेजेस किसे कहते हैं? जब भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए कुछ काम करता है तो उसके बदले में जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन देता है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, उसको हम वेजेस बोलते हैं। इसमें वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, उसको केस को सेटल करने के लिए एम्प्लॉयर कुछ भी एम्प्लॉय को रुपए देता है, मनी देता है, तो उस केस में जितने भी जो मनी दे रहा है वो वेजेस के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। ओवर टाइम वर्क कर रहा है एम्प्लॉय, या फिर किसी हॉलीडे पे काम कर रहा है, या फिर लीव पीरियड पे उसको जो भी पैसे मिल रहे हैं वो सब वेजेस में इंक्लूड होंगे। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी एडिशनल रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो भी वेजेस में इंक्लूड होगा, ठीक है, जो भी मनी मिल रहा है वो। और अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कि जॉब के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ना एम्प्लॉयर उसको एम्प्लॉय को निकाल सकता है, ना एम्प्लॉय उस जॉब को छोड़ के जा सकता है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर उसको निकाला जाता है तो एम्प्लॉयर जो भी मनी देगा उसको टर्मिनेट करने का, तो वो वेजेस के अंदर ही इंक्लूड होंगे। या फिर लॉ के अंडर, लॉ के द्वारा कोई स्कीम फ्रेम की गई है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको मनी दिया जाएगा, या कुछ कोई भी स्कीम में अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको इतना मनी मिलेगा, तो वो सारा जितना भी मॉनेटरी टर्म्स में ये मिल रहा है वो सब वेजेस में इंक्लूड होगा। और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, जैसे कि बोनस है या क्वार्टर दिया जा रहा है तो उसके वैल्यू, और सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस या कोई भी सर्विस या अमेनिटीज दी जा रही है उसका वैल्यू वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन या प्रोविडेंट फंड के जो भी पैसे कट रहे हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस और ट्रैवलिंग कंसेशन का जितना भी वैल्यू है वो सब वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। या फिर किसी भी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो भी पैसे दिए जा रहे हैं वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होंगे। और जब एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट करते हैं तब ग्रेच्युटी मिलती है, तो ये जो ग्रेच्युटी मिल रही है वो भी वेजेस में इंक्लूड नहीं होगी। सेक्शन 3 है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। जो वेजेस बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे एम्प्लॉय को, वो कौन देगा? तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी पेमेंट करेगा वेजेस के एम्प्लॉयज को वो एम्प्लॉयर होगा, ठीक है। इन फैक्ट्रीज के अंदर मैनेजर जो भी होगा वो पेमेंट ऑफ वेजेस करेगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज और अदर एस्टेब्लिशमेंट में जो भी पर्सन जिसको भी अपॉइंट करेगा एम्प्लॉयर फॉर द पर्पस ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री, तो उस केस में वो एम्प्लॉयर होगा जिस भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। इन रेलवे द एम्प्लॉयर इज द रेलवे एडमिन, जो रेलवे एडमिन होंगे वो एम्प्लॉयर होंगे, वही वेजेस प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज को, ठीक है। अगर कोई लोकल एरिया है उस केस में जो भी रेलवे एडमिन किसी भी पर्सन को नॉमिनेट करेंगे किसी भी लोकल एरिया का एम्प्लॉयर बनने के लिए, ठीक है, वो देगा सबको वेजेस। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, अ पर्सन डेजिग्नेटेड बाय सच कॉन्ट्रैक्टर, जिस भी पर्सन को नॉमिनेट करेगा, डेजिग्नेट करेगा कॉन्ट्रैक्टर, वो एम्प्लॉयर उसको माना जाएगा, ठीक है। हु इज डायरेक्टली अंडर हिज चार्ज, वो सबको पेमेंट करेगा वेजेस की। इन एनी अदर केसेस पर्सन डेजिग्नेटेड, जिस भी पर्सन को किसी और बाकी केसेस में जिस भी पर्सन को डेजिग्नेट किया जाएगा उसे एम्प्लॉयर बनाया जाएगा कि तुम इस जो वेजेस हैं वो बांटोगे सबको, तो उस केस में वो एम्प्लॉयर होगा। सेक्शन 4 है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। जिस भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी पेमेंट करने के लिए, वेजेस का पेमेंट करने के लिए, तो वो एक पीरियड फिक्स करेगा।
फिर उसको हर मंथ उसी पीरियड पे देना है वेजेस, और ये पीरियड 1 मंथ से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 मंथ के अंदर अंदर उसको वेजेस देने पड़ेंगे, ऐसा पीरियड फिक्स करना पड़ेगा। सेक्शन 5 है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, किस टाइम पे, अगर 1000 पर्सन किसी भी स्टैब्लिशमेंट में 1000 पर्सन से कम लोग काम कर रहे हैं तो 7th डे विल बी द लास्ट डे टू पे द वेजेस, ठीक है। बिफोर एक्सपायरिंग दिस डे उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और इन द केस ऑफ मोर देन 1000 पर्सन आर एम्प्लॉयड, अगर 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं किसी एस्टेब्लिशमेंट में तो 10th डे विल बी द लास्ट डे टू पे द वेजेस। बिफोर एक्सपायरी ऑफ दिस डे the employer have to pay the wages. In the case of person employed in dock, wharf और jetty, जो भी पर्सन एम्प्लॉयड है डाक वॉर्फ और जेटी में, तो उसका जो उसमें अनलोडिंग और लोडिंग होती है, ठीक है, किसी भी शिप से सामान को अनलोड करना या लोड करना ये होता है। तो जो भी फाइनल उसका टनेज है उसको लोडिंग करना या अनलोडिंग करना जो भी वर्क है, तो उसके 7th डे तक जो भी फाइनल टनेज उतारा है या फिर चढ़ाया गया है उसके 7th डे का एक्सपायर होने से पहले पहले उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो अनलोडिंग लोडिंग कर रहे हैं 7th डे के एक्सपायरी से पहले पहले उनको वेजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इन केस ऑफ टर्मिनेशन, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया है तो 2nd वर्किंग डे को वेजेस दे देने हैं, ठीक है। ऑल पेमेंट ऑफ वेजेस शैल बी मेड ऑन अ वर्किंग डे, कोई भी वर्किंग डे पर ही, जैसे संडे बीच में पड़ गया तो संडे को, अगर 2nd वर्किंग डे हमारा संडे को पड़ रहा है तो संडे को नहीं वेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट डे जो भी वर्किंग डे होगा, जैसे कि अगर मंडे या फिर कोई हॉलीडे बीच में पड़ जाती है तो उसकी छुट्टी हो जाती है तो वर्किंग डे नहीं होता, तो उसमें नहीं दिया जाएगा वेजेस। जब भी या तो पहले दे दो, जो भी हॉलीडेज है उससे पहले दे दो, या फिर बाद में दिया जाएगा वेजेस, छुट्टी के दिन नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 6 है वेजेस आर टू बी पेड इन करेंट कॉइन एंड करेंसी, जो भी करेंसी किसी भी लोकल एरिया में जो भी करेंसी चल रही है उसी करेंसी में देना है। जैसे कि कुछ जैसे 1000 का नोट है वो तो अब चलता ही नहीं है, तो अगर जो करेंसी चल ही नहीं रही है उसमें अगर दिए जा रहे हैं वेजेस तो यूज़ कैसे होगा, ठीक है। तो करेंट करेंसी जो चल रही है उसमें ही वेजेस को दिया जाएगा। सेक्शन 7 है डिडक्शन विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस, ठीक है। ये सारे ऑथराइज डिडक्शंस में आ जाते हैं, अनऑथराइज जो डिडक्शंस हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले है फाइन्स आ जाते हैं, अभी हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि फाइन्स के अंदर क्या क्या आता है। नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर कोई पर्सन जो एम्प्लॉय है वो बिना इन्फॉर्म किए एब्सेंट हो जाता है ड्यूटी से तो उसका वेजेस से डिडक्शन होगा, ठीक है। डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस ऑफ गुड्स, अगर किसी पर्सन को किसी सामान की या फिर कुछ भी किसी भी मशीन की या कोई कस्टडी दे रखी है, अगर उसके रहते उस सामान में डैमेज या लॉस हो जाता है तो जितना भी वैल्यू है उस सामान की वो उसका डिडक्शन होगा, जिस भी एम्प्लॉय को कस्टडी दी गई है उसमें से, उसके वेजेस में से। अगर एम्प्लॉयर ने या गवर्नमेंट ने हाउस एकोमोडेशन दिया है, क्वार्टर दिया है, तो उसकी जो वैल्यू है उसके भी जैसे रेंट वैल्यू जो भी होगी उसके वेजेस में से डिडक्ट होगा। डिडक्शन फॉर सच एमिनिटीज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी अगर कोई सर्विस जैसे लाइब्रेरी की सर्विस होती है ना, और भी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो उसके वेजेस में से, एम्प्लॉयज़ के वेजेस में से, जो यूज़ कर रहा है उन सर्विस और एमिनिटीज़ को, उसके वेजेस में से डिडक्ट होंगे। और देखते हैं ऑथराइज डिडक्शन में क्या क्या डिडक्शन होंगे वेजेस में से। अगर कोई लोन ले रखा है उसका डिडक्शन होगा, और अगर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो वो भी डिडक्ट होगा, इनकम टैक्स के पैसे कटेंगे। और अगर
कोई ऑर्डर दे रखा है डिडक्शन के लिए तो वो भी कटेगा। और अगर प्रोविडेंट फंड में सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके भी पैसे कटेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का डिडक्शन होगा। और जो अगर इंश्योरेंस LIC में इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका डिडक्शन होगा। और अगर ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड है, अगर कोई ट्रेड यूनियन जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो रजिस्टर्ड है तो उसमें भी पे करना होता है तो वो भी डिडक्ट होगा। अगर फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड्स ले रखे हैं, ठीक है, तो उसका भी इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगी वो डिडक्ट होगी। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस सस्टेन बाय रेलवे एडमिन। डिडक्शन अगर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका भी डिडक्शन होगा। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी इंश्योरेंस स्कीम बना रखी है एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका भी डिडक्शन होगा। और जो टोटल वेजेस जो डिडक्ट हो रहे हैं, अगर वो कोई भी एम्प्लॉय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पे कर रहा है तो उसके मैक्सिमम 70% ऑफ हिज वेजेस डिडक्ट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पे नहीं कर रहा है तो उस केस में 50% ऑफ वेजेस होने उसके डिडक्ट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब सेक्शन 8 है फाइन्स के बारे में। फाइन्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो अगर किसी के ऊपर फाइन लगाया जा रहा है, किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर फाइन लगाया जा रहा है तो उसे शो कॉज करने का मौका मिलेगा, उसे एक्सप्लेन करने का मौका लगेगा कि क्यों उससे जो भी गलती हुई है तो क्यों हुई है, उसका रीज़न क्या है, तो शो कॉज कर सकता है, ठीक है। और जो भी एक वेज पीरियड में जितना भी फाइन लगाया जाएगा वो 3% से ज़्यादा, जो उसके जितने भी वेजेस हैं उसका 3% जितना भी होगा उससे ज़्यादा फाइन नहीं ले सकते, 3% तक ही ले सकते हैं, ठीक है। और अगर 15 ईयर्स से छोटा बच्चा है जिसके ऊपर फाइन लगाया गया है, वो 15 ईयर्स से छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, ठीक है। No fine imposed on any employed person shall be recovered from him by installment। इंस्टॉलमेंट में नहीं ली जाएगी जो फाइन है, एक ही बार में जितना भी 3% काटा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 3% एक मंथ में काट लिया फिर 3% अगले मंथ में भी काट रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार में ही इंस्टॉलमेंट, एक ही बार में उससे फाइन लिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में नहीं लिया जाएगा। और अगर 90 डेज के अंदर अंदर उससे फाइन नहीं लिया गया तो वो उसका जो ड्यूरेशन है फाइन देने का वो एक्सपायर कर जाएगा और उसको फिर फाइन नहीं देना पड़ेगा। अगर फाइन जिस ड्यूरेशन में लगाया गया है, जिस दिन लगाया गया है उससे 90 डेज बाद अगर कोई एम्प्लॉयर बोलता है नहीं तुम्हारा फाइन था, तो 90 डेज के बाद कोई फाइन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर को कोई फाइन नहीं देगा। All fines and all realization thereof shall be recorded in a register। जो एम्प्लॉयर है अगर किसी के ऊपर फाइन लगा रहा है तो जो भी जितना भी लगाया है, जिस पर्सन के ऊपर फाइन लगाया गया है वो सारा रिकॉर्ड करेगा रजिस्टर में, ठीक है। 9th है इसमें डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अगर कोई भी पर्सन अपनी ड्यूटी से बिना नोटिफिकेशन दिए, बिना नोटिस दिए एब्सेंट हो जाता है तो उसके वेजेस में से डिडक्ट होंगे मनी, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि कोई कॉन्सर्ट है, ठीक है, और उसमें एम्प्लॉयज़ को जो भी पर्सन है उनको परफॉर्म करना है और बिना नोटिस दिए 10 या 10 से ज़्यादा लोग उस कंसर्ट में से एब्सेंट हो जाते हैं। उनको परफॉर्म करना है उसी दिन लेकिन वो परफॉर्म नहीं करते और एब्सेंट हो जाते हैं बिना किसी नोटिस दिए, तो उनके वेजेस में से डिडक्ट होंगे। जो उनका 8 दिन का वेजेस है वो डिडक्ट हो जाएगा उनके मंथली वेजेस में से, ठीक है। डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस। अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ की, किसी सामान की या किसी मशीन की कस्टडी दे रखी है किसी भी एम्प्लॉय को और उसमें कुछ डैमेज या लॉस हो जाता है तो, या चोरी हो जाती है या कुछ टूट जाता है, तो जितना भी उसका वैल्यू है उतना डिडक्ट होगा एम्प्लॉय के वेजेस में से। डिडक्शन फॉर सर्विस रेंडर्ड।
अगर कोई एम्प्लॉयर कोई भी सर्विस या हाउस एकोमोडेशन या कुछ भी एमेनिटीज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, अगर एम्प्लॉय उसको एक्सेप्ट करता है, जैसे घर दिया, क्वार्टर दिया, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके जितना भी वैल्यू है तो वो डिडक्ट होगी। अगर वो एम्प्लॉय एक्सेप्ट नहीं करता है, उस केस में उसका जो भी वेजेस में से डिडक्शन नहीं होगा। सेक्शन 12 है डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस। अब अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को एडवांस दिया, तो वो किस तरह से रिकवर करेगा अपना जो भी मनी उसको दे रखा है। तो इसमें दे रखा है कि जो भी फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस होगा एम्प्लॉय के लिए, जो भी फर्स्ट पेमेंट मिलेगा उसमें से रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने ट्रैवलिंग एक्सपेंस का एडवांस दे रखा है, तो वो रिकवर नहीं होगा उसमें से, फर्स्ट सैलरी में से, ठीक है, फर्स्ट वेजेस में से। जो एम्प्लॉयर, सेक्शन 13 है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। जो एम्प्लॉयर है उसको रजिस्टर, एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, रजिस्टर बना के, कि कितना नेचर ऑफ वर्क क्या है, कितने वेजेस दिए जा रहे हैं, कितने उसमें से डिडक्ट हो रहे हैं, क्या फाइन लगा है, इस तरह के पूरा डाटा रिकॉर्ड करना होगा एम्प्लॉयर को रजिस्टर में। इंस्पेक्टर, सेक्शन 14 है इंस्पेक्टर कभी भी आके चेक कर सकते हैं कि पर्सन को मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं या नहीं, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितना डिडक्शन हो रहा है, फालतू फाइन्स तो नहीं लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर उनको टाइम से वेजेस दिए जा रहे हैं या नहीं। तो ये सब इंस्पेक्टर कभी भी आके चेक कर सकता है। और अगर किसी कोई जो एम्प्लॉयर है वो डिले कर रहा है पेमेंट में, या फिर अननेसेसरी डिडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो किसके पास जाके अपील करेंगे जो एम्प्लॉयज हैं, किसके पास जाके क्लेम करेंगे। तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है एनी कमिश्नर को, ठीक है, फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के पोस्ट पे अपॉइंट करती है। उसमें किस किस को कर सकती है अपॉइंट, जैसे कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है जो कि रीजनल लेबर कमिश्नर है, या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है विद एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस, एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन उसके इसके जो बिलो रैंक में होते हैं उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कोई भी लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का प्रिसीडिंग ऑफिसर है, या फिर जज है सिविल कोर्ट का, उसको अपॉइंट किया जा सकता है, उनके पास जाके अपील कर सकते हैं एम्प्लॉयज, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 16 सिंगल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फ्रॉम अनपेड ग्रुप। जैसे किसी को, जैसे एक एम्प्लॉयर है वो अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को उनके वेजेस अननेसेसरी रिडक्शन करता है या फिर टाइमली पेमेंट नहीं करता है, तो सब लोग अलग अलग एप्लीकेशन देने की जगह सिंगल एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 20, किस किस चीज में पेनल्टी लगेगी। अगर कोई भी एम्प्लॉयर है वो जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, अगर ये वाले प्रोविजन नहीं फॉलो करता है, ठीक है, तो उसको पेनल्टी देनी होगी ₹1500, और जो कि एक्सटेंड हो सकती है 7500 तक, ठीक है। रजिस्टर नहीं बनाया, रिकवरी ऑफ एडवांसेस ज़्यादा डिडक्ट कर लिया जितना भी वेजेस में से, ठीक है, तो अगर इनको फॉलो नहीं करेगा एम्प्लॉयर, ठीक है, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1500 और विच में एक्सटेंड अप टू 7500। और अगर ये जो रूल्स बनाए गए हैं सेक्शन 4 के अंडर, जैसे फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड 1 month ड्यूरेशन, ठीक है, उससे देर में दिया उसने, जो एम्प्लॉयर था उसने देर में वेजेस दिए और वर्किंग डे पे नहीं दिए, ठीक है, और करेंट कॉइन और करेंसी में नहीं दिए, या फिर ऑल फाइन्स एंड ऑल रियलाइजेशन रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किए गए जितने भी फाइन्स लगाए गए थे, या डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस ज़्यादा कर लिया,
रिकॉर्डेड इन रजिस्टर, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ नोटिस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट, इनमें से कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं किया गया है जो भी सेक्शन में दे रखा है, तो उसकी पेनल्टी लगेगी 3750। Whoever being required to nominate or designate a person under section 3 fail to do so, अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉयर बनाना था फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस और वो पर्सन नहीं नॉमिनेट कर पाता है या डेजिग्नेट नहीं कर पाता है, तो वो उसके ऊपर फाइन लगेगा 3000 रुपीज़ का। जिसको भी करना था अपॉइंट और उसने नहीं किया तो उसके ऊपर 3000 रुपीज़ का फाइन लगेगा, ठीक है। अगर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी है तो उसकी पेनल्टी होगी 1500 रुपीज़ और जो कि एक्सटेंड हो सकती है 7500 तक। अगर किसी एम्प्लॉयर ने या किसी ने भी इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन करने से रोक रहा है, वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है और वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, तो उसकी भी पेनल्टी है 1500 जो कि एक्सटेंड हो सकती है 7500 तक, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने पहले कभी करा है, पहले कभी जैसे डिले ऑफ वेजेस किया, ठीक है, पेमेंट नहीं किया या फिर डिडक्शन किए अननेसेसरी, एक बार उसने किया उसको पेनल्टी लग गई, लेकिन वो फिर से ये रिपीट करता है ये गलती, ठीक है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो कि शैल नॉट बी लेस देन 1 मंथ, 1 मंथ तक उसको जेल में जाना पड़ेगा और जो कि एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ तक, ठीक है। और उसको फाइन भी देना पड़ेगा 3750 रुपीज़ और जो कि एक्सटेंड हो सकती है 22,500 रुपीज़। एक बार गलती कर दी फिर उसने दोबारा से सेम गलती को रिपीट किया तब। अगर किसी पर्सन ने डेट फिक्स कर दी है पेमेंट की और वो नहीं करता है, उस केस में जितना भी वो जितने दिन डिले करता रहेगा उतने एक दिन के हिसाब से उसका 1500 से 7500 तो लगेगा ही उसका अगर डिले कर दिया, और पर डे के हिसाब से उसका एक्सटेंड होता रहेगा 750 रुपीज़ ईच डे, ठीक है। So this is all for today. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share.